तो वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, यानी उत्तरी इटली का जो नियंत्रण था वो ऑस्ट्रिया के पास रहा, बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जर्मन कॉन्फेडरेशन यानी कि जो जर्मन परिसंघ था उसके बारे में बताया था कि इसमें यूरोप के 39 स्टेट्स को शामिल किया गया था। दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, यानी कि जिस परिसंघ को यानी जर्मन कॉन्फेडरेशन को नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था, अब उसे क्या किया था कि वॉज लेफ्ट अनटच्ड, उसे अनछुआ ही छोड़ दिया गया था, यानी उसमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया गया था। इन द ईस्ट यानी पूर्व में क्या हुआ था कि रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड का भी हिस्सा मिला, वाइल प्रूसिया वॉज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, जबकि प्रूसिया जो है वो जर्मनी का प्राचीन नाम है, तो प्रूसिया जो है उसको एक हिस्सा जो है वो यूरोप का सैक्सोनी नाम का जो पार्ट है वो भी मिला। द मेन इंटेंशन वॉज टू रीस्टोर द मोनार्कीज, यानी इन सभी जो नियंत्रण देशों को मिल रहे थे उनके पीछे एक ही इंटेंशन था कि एक बार फिर से, क्योंकि कंजर्वेटिव्स का टाइम था ये, कि मोनार्कीज जो है उनको पुनः रिस्टोर किया जाए, वो फिर से जो है वो पावर में आए। दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, यानी उन मोनार्कीज को रिस्टोर करने की दोबारा से कोशिश करने का इरादा था जिन्हें कि नेपोलियन के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, इस प्रकार से यूरोप में एक नया क्रिएशन हो रहा था और ये था कंजर्वेटिव विचारधारा का। तो कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेट अप इन 1815, यानी ये जो परंपरावादी सोच जो थी ये वहाँ पर 1815 से आई। वर ऑटोक्रेटिक, और ये जो है ये जो निरंकुशवादी शासन वाले लोग थे उनकी सहमति से हुआ। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, यानी क्योंकि वे जो थे वे कभी भी अपनी आलोचना जो है वो सहन नहीं करते थे। एंड डिसेंट वर्ड का मतलब होता है कि वो असहमति। एंड सॉट टू कर्व, यानी सॉट मीन्स होता है मांगना और कर्व मीन्स होता है अंकुश, यानी कि वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें कि उनकी आलोचना ना की जाए। जो पुरानी यानी शासन प्रणाली थी उसमें जैसी व्यवस्था थी वैसा वो चाहते थे। वो चाहते थे कि उन्हें जो कॉमन पीपल्स हैं उन पर अंकुश लगाने की जो प्रक्रिया है उसका जो अधिकार है वो उनको मिले। वो नए सुधारों से असहमत व्यक्त करते थे, वो असहमति व्यक्त करते थे, वो चाहते नहीं थे कि कोई सुधार आए। तो डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि जो निरंकुशवादी जो सरकारें थीं या जो ताकतें थीं उस समय वहाँ पर जो पुनः उठ रही थी, तो प्रश्न उठता था कि क्या ये सभी जो हैं ये लेजिटिमेट मीन्स वैधानिक रूप से काम कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि फ्रांस जो है वो दुनिया का एक ऐसा पहला देश है जहाँ पर लिबर्टी और फ्रीडम की बात हुई, जहाँ पर राइट्स की बात हुई, जहाँ पर सेंसरशिप को ख़त्म करने की बात हुई, जहाँ पर यानी डिफरेंट जो आधुनिक विचारधाराएं थी उनको शामिल किया गया और उनके लिए लंबे समय तक वहाँ के लोगों ने संघर्ष किए। और यूरोप जो है ये सब कुछ देख रहा था, यानी यूरोप के जो देश थे वो सब कुछ देख रहे थे और जो कुछ भी फ्रांस में हो रहा था उसे ही फॉलो करने की कोशिश करते थे। क्योंकि आगे कहीं पर एक जगह कोट भी किया जाएगा कि जब ऐसा किसी ने कहा भी वहाँ पर किसी स्कॉलर ने कि फ्रांस में जब कोई भी चेंज होता है तो पूरे यूरोप में जो है वो कुछ ना कुछ उथल पुथल हो जाती है, क्योंकि फ्रांस में जो कुछ भी होता है वो इतना महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी वो हो रही थी और उनके कारण ऐसा लग रहा था कि ये जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं क्या वो लेजिटिमेट होंगी, क्या वो वैधानिक होंगी, क्या वो कानूनी रूप से काम कर पाएंगी। तो क्योंकि लोग जो हैं उनकी विचारधारा में
उदारवादिता आ चुकी थी, लोग शिक्षित हो गए थे, वो प्रश्न पूछना जानते थे, वो अपने अधिकारों के बारे में जानते थे। तो ये सब चीज़ें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे जो लेजिटिमेसी है वो भंग हो जाए। तो ये चीज़ें जो थी उनके बारे में प्रश्न उठने लगे थे। मोस्ट ऑफ दैम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल, यानी कि अधिकांशतः जहाँ जहाँ पर सेंसरशिप को इम्पोज किया गया था, यानी जिन क्षेत्रों में सेंसरशिप जो है वो चलती थी, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको लागू रखा था तो चलती थी, वहाँ पर क्या था कि लॉज टू कंट्रोल, वहाँ पर कानूनों को नियंत्रित करने के लिए what was said in newspapers, books, plays and songs and reflect the ideas of liberty and freedom, यानी कि न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, नाटकों और गीतों के माध्यम से जो है उन पर नियंत्रण स्थापित करना जो था वो इन ताकतों को लग रहा था कि बहुत ज़रूरी है, जिससे कि क्या होगा कि जो उदारवादी सोच वाले लोग हैं उनको इससे नियंत्रित किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, लेकिन जो थे, जो भी विचारधारा थी आपकी स्वतंत्रता और आज़ादी की, उससे बहुत सारे जो विचार थे, उदारवादी विचार थे, वो प्रभावित हो रहे थे। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि ये सभी जो है वो फ्रांसीसी क्रांति में, यानी क्रांति के दौरान जो बदलाव हुए थे उनसे जुड़े हुए थे, जिनका कि जो प्रभाव था वो और लोगों पर पड़ रहा था। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स, यानी बहरहाल फ्रांसीसी क्रांति को अगर हम याद करें तो नॉनथलेस वर्ड का मतलब होता है बहरहाल। तो बहरहाल जो लिबरल थॉट थी या लिबरल थिंकिंग थी वहाँ पर लोगों को कंटिन्यू इंस्पायर कर रही थी। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, यानी कि एक बड़ा जो इशू था वो ये था कि अब जो वहाँ पर राष्ट्र प्रेम, जो राष्ट्रवादिता थी वो आज़ादी यानी आज़ाद सोच वाली थी, और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या किसी प्रकार का जो राजतंत्र के द्वारा जो प्रेशर होता है उसको टॉलरेट करने की कोई बात जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित भी हो रहे थे। हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी कि यहाँ पर जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने क्या किया था कि प्रेस को जो आज़ादी दी गई थी उसकी आलोचना करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि जो प्रिंट कल्चर है उसके माध्यम से जो फ्रीडम और नेशनलिज्म जो लोगों तक स्प्रेड किया जा रहा है उसे नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल है। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक था। अब है पेज नंबर 12 और इस पर हमारा जो न्यू टॉपिक है ये है द रेवोल्यूशनरीज, यानी कि क्रांतिकारी। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815, 1815 की ही बात है कि द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट, यानी 1815 की ही बात है कि जो उदारवादी जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने क्या किया था कि फियर ऑफ रिप्रेशन को, यानी कि जो डर था उनके यानी मस्तिष्क में एक, यानी कि जो पुरानी व्यवस्था को लेकर, कंजर्वेटिज्म को लेकर या फिर जो एरिस्टोक्रेसी को लेकर, उसे अपने मस्तिष्क से ख़त्म कर दिया था। सीक्रेट सोसाइटीज़ स्प्रेंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स, यानी कि इस समय यूरोप में क्या था कि सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं, बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं वो जन्म ले रही थी डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स में, टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज, जहाँ पर क्रांतिकारियों को ट्रेन मीन्स प्रशिक्षित किया जा रहा था, एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़, ताकि वे अपने जो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचार हैं उससे यूरोप के लोगों को प्रभावित कर पाएँ। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम, यानी जो क्रांतिकारी थे इस समय, मीन्ट ए कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स, यानी कि उनको कमिट किया गया था कि आपको राजशाही को अपोज करना है, यानी कि जो राजशाही व्यवस्थाएं यूरोप में हैं, क्योंकि ये क्रांतिकारी लोग थे ना। हम नए टॉपिक पर आ गए, तो जो क्रांति कंजर्वेटिव्स वाली जो व्यवस्था थी उसके बारे में जो टॉपिक था वो तो हो गया ख़त्म।
अब यहाँ पर है, क्योंकि वो लोग जो है वो ट्रेडिशनल सोच वाले थे, तो वो लोग ये चाहते थे कि वो पुरानी व्यवस्थाएं जो हैं वो ही आएँ। लेकिन ये लोग क्या चाहते थे कि जो इन्होंने कमिट किया था कि जो मोनार्कियल फॉर्म्स हैं उनको अपोज किया जाए और क्रांतिकारी विचार जो हैं वो यूरोप के लोगों को स्प्रेड किए जाएं, जिससे कि उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाया जा सके। तो टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस, और ऐसा कब हुआ था? जब वियना कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। और वियना कांग्रेस के समय वहाँ पर कौन होस्ट कर रहे थे वियना कांग्रेस को? वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिच, और उनकी जो सोच थी वो भी बदलाव वाली थी। तो वो चाहते थे कि यूरोप में बदलाव होना चाहिए, एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर फ्रीडम और लिबर्टी जो है उसके लिए लड़ना चाहिए। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरी ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स, यानी बहुत जो अधिकांश क्रांतिकारी थे वो ऐसा चाहते थे कि जो विविध जो नेशन स्टेट्स हैं उनको क्रिएट किया जाना चाहिए, यानी कि जो बिखरे हुए जो राज्य थे उनको अब नेशन स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए या क्रिएट किया जाना चाहिए एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्योंकि ये जो आंदोलन हमने चलाए हुए हैं उसका एक ज़रूरी हिस्सा है, जिसके कारण कि हम क्रांतिकारी विचारों को फैला रहे हैं और हम जिन विचारों के द्वारा लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, तो उस आज़ादी को प्रूव करने के लिए नेशन स्टेट्स को क्रिएट किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र प्रेम अपने अपने राष्ट्रों के प्रति लोगों में बढ़े। तो इस प्रकार की सोच जो थी वो क्रांतिकारियों की थी। वन सच इंडिविजुअल वॉज इटालियन रेवोल्यूशनरी। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो कि इटालियन क्रांतिकारी हैं, उनका नाम था जूसीपे मेज़िनी। जूसीपे मेज़िनी के बारे में बात हो रही है। बॉर्न इन जिनोआ इन 1807। इनका जन्म जो है 1807 में जिनोआ में हुआ था। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। ये जो हैं ये यूरोप में जो क्रिएट हो रही थी सीक्रेट सोसाइटीज़, उसके मेंबर थे ऑफ द कार्बोनरी, यानी कार्बोनरी नाम की जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसके मेंबर थे। एज ए यंग मैन ऑफ 24, ये 24 वर्ष की इनकी अवस्था थी। ही वॉज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831, यानी शीघ्र ही 1831 में इन्हें इनके देश से, एक्साइल वर्ड EXILE, एक्साइल का मतलब होता है किसी को निर्वासित कर देना या देश से निकाल देना। यानी ये इतने बड़े लेवल के क्रांतिकारी थे कि इन्हें इनके देश से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि इनकी क्रांतिकारी विचारधारा से इनके देश के जो शासक थे उन्हें डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सत्ता परिवर्तित हो जाए या हमारा जो तख्ता है उसको पलट दिया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि 24 वर्ष की अवस्था में इन्हें देश से निकाल दिया गया। तो फॉर अटेम्प्टिंग ए रेवोल्यूशन इन लिग्यूरिया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि लिग्यूरिया नाम का जो पार्ट था यूरोप का, वहाँ पर क्रांति का जो आंदोलन था उसमें जाकर वो जुड़ गए। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ जाकर 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ जो थी उनको और फाउंड किया, यानी कि 2 और जाकर सीक्रेट सोसाइटीज़ जो थी वो फॉर्म की। फर्स्ट यंग इटली इन मार्सल्स, यानी पहली जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसे यंग इटली के नाम से जाना गया, जो कि मर्सल्स नाम के प्लेस पर फॉर्म की गई। एंड देन अगली जो थी यंग यूरोप इन बर्न, यानी यंग यूरोप के नाम से थी, जो बर्न नाम के प्लेस पर बनाई गई। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स, यानी कि अब इसमें बहुत सारे जो माइंडेड यानी कि जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो युवा थे वे सभी इनमें जुड़े आकर, और वो डिफरेंट पार्ट से थे, यूरोप के, पोलैंड से थे, फ्रांस से, इटली एंड जर्मन स्टेट से थे। वे सभी इटालियन क्रांतिकारी जो थे ये जूसेप्पे मेज़िनी इनके साथ आकर जुड़ने लगे। मेज़िनी बिलीव्ड दैट, मेज़िनी को ऐसा विश्वास था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी उनको
ऐसा लगता था, उनका ऐसा विश्वास था कि जो ईश्वर है उन्होंने जो हमारे नेशन स्टेट्स हैं उन्हें एक नेचुरल यूनिट के रूप में, यानी एक प्राकृतिक इकाई के रूप में मैनकाइंड के लिए बनाया है, ऐसा उनका यानी इरादा था। या फिर उन्होंने ऐसा कहना चाहा, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैजिनी जो थे उनका ऐसा विश्वास था कि ईश्वर ने बहुत नेक इरादे से प्राकृतिक इकाइयों के तौर पर इन देशों को बनाया है जिनकी की सीमाएं तय होनी चाहिए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। इसलिए इटली जो है वो जारी रखना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम ऐसा जारी रखेंगे तो कहीं हम गॉड के खिलाफ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इटली जो है वो जारी नहीं रखना चाहता है किसी भी पैचवर्क को जिसमें कि किसी स्मॉल स्टेट को जो है वो किसी पर्टिकुलर किंगडम के साथ जोड़ दिया जाए, यानी कोई भी बड़ा देश जो है वो छोटे देश को तंग करे या उस पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करे। उनको लगा कि ये सही नहीं है। It had to be forced into a single unified republic within a wider alliance of nation। यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि it had to be forced means जाली means नकली, यानी इलीगल कॉपी। उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ जो कुछ भी यूरोप में हो रहा है सब कुछ बहुत ही यानी विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस, यानी कि एक बड़ा अलायंस, जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने एक यूरोपियन कॉन्फेडरेशन जो है वो 39 स्टेट्स का तैयार किया था। तो उनको लगता था कि ये सब कुछ फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि डिक्टेटरशिप जैसी एक व्यवस्था हो जाएगी और कभी भी मोनार्की को समाप्त नहीं किया जा पाएगा। तो उन्हें लग रहा था कि एक बड़े अलायंस की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो भी नेशन स्टेट्स हैं उन पर कोई भी उनको यानी कि उनकी आज़ादी दी जानी चाहिए और कोई भी पैचवर्क जो है वो ज़बरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए। तो थस दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। यानी यहाँ पर उन्होंने अपने देशवासियों की आज़ादी की बात की और जो उसके बिखरे हुए खंड थे उन्हें यूनिफाइड करने की बात की कि अकेले ही क्या करना चाहिए कि जो क्रांतिकारी विचारधारा है उससे यूनिफिकेशन देश का किया जाना चाहिए, जिससे कि उसको आर्थिक तरक्की के मार्ग पर ले जाया जा सके। फॉलोइंग हिज मॉडल, यानी उनका जो प्रतिरूप था इटालियन कन्फेडरेशन को यूनिफाइड करने का, उसको मॉडल मानते हुए सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड। और उसके बाद क्या हुआ कि इसी मॉडल को फॉलो किया सीक्रेट सोसाइटीज़ क्रिएट करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड ने। वहाँ पर भी इसी प्रकार की सीक्रेट सोसाइटीज़ क्रिएट की गई ताकि उन देशों की भी को भी नेशन स्टेट के रूप में स्टैब्लिश किया जाए और वहाँ पर भी जो है फ्रीडम और लिबर्टी की बात हो। नेशनलिज्म जो यानी नेशनलिस्ट जो विचारधारा है उसको लाया जाए, लिबरल लोग जो हैं वो आज़ादी की तरफ जाएं और यूरोप को एक नया जो है वो युग की तरफ ले जाया जाए। तो मेज़िनी रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, यानी जो मेज़िनी थे उन्होंने क्या किया कि मोनार्की को अपोज करते थे एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि कंजर्वेटिव विचारधारा जो थी उसको छोड़कर रिपब्लिक बनने की तरफ यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरफ कदम बढ़ाया। मेटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उन्होंने कहा कि अगर कोई सच्चा दुश्मन है उस समय यूरोप का तो वो कौन है, जो मोनार्कियल सिस्टम है। तो उन्होंने इस प्रकार से अपनी विचारधारा को रखा। तो ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। और यहाँ पर ना एक पिक्चर है, आप पहले उसको देखो फिर उसके बाद हम उस पिक्चर के बारे में बताएं, क्योंकि एग्ज़ाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर है 7, पेज नंबर 7 पर एक पिक्चर दी हुई है राइट हैंड पर, जिस पर लिखा हुआ है फिगर नंबर 5। फिगर नंबर 5 पर एक व्यक्ति आपको दिख रहे हैं जिनके पीठ पर एक बैग है और बहुत सारे पेपर्स वहाँ से गिरते जा रहे हैं। ये व्यक्ति जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट हैं
और नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि द कुरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेस ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्जिंग। यानी ये क्या कर रहे हैं कि ये नेपोलियन बोनापार्ट हैं। 1813 में लिप्जिंग में उन्होंने यानी एक लड़ाई की थी जिसमें कि बहुत अच्छा परिणाम उस लड़ाई का नहीं रहा था। तो उस समय क्या हुआ था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उस लड़ाई के कारण उन्होंने इस चित्र में उन्हें डाकिया के रूप में यानी पोस्टमैन के रूप में दिखाया गया है, जिसमें कि वो क्या कर रहे हैं कि लिप्जिंग की जो लड़ाई थी उसके बाद ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर्स द नेम्स ऑफ द टेरिटरीज ही लॉस्ट। यानी उन टेरिटरीज़ को जिन्होंने अपने समय में खोया था यानी युद्ध के दौरान, उन टेरिटरीज़ के जो पेपर्स थे या उनके जो नाम थे उन्हें गिराते जा रहे हैं रास्ते में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और इसे एक बार अपनी बुक में देखिएगा। और इस तरह से ये हमारा टॉपिक है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।